अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। यानी कि हमने एक ऐसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड करना है ऐसी सरफेस के लिए जिसमें चार्ज जो है उसके अंदर बंद हो। ठीक है जी। इससे पहले अगर हम पुराने लेक्चर को रिकॉल करें तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन जो मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ी थी वो हमारे पास थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। फाई ई इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ए इसमें वेक्टर एरिया था। ये सब बातें हमने पिछले लेक्चर में देख ली थी। आज जो हमने क्लोज्ड सरफेस में निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए, उसके लिए हम पहले कंसिडर कर देते हैं जी एक क्लोज सरफेस जिसका रेडियस जो है वो r है। ठीक है जी, देख लेते हैं। कंसिडर a closed spherical surface of radius small r। ठीक है जी, इस सरफेस को हम बना लेते हैं। हमारे पास ये एक स्फेरिकल सरफेस है जी। ठीक हो गया, जिसका रेडियस जो है हमारे पास किसके इक्वल है, r के इक्वल है। ठीक है, स्फेरिकल। अब ये तो टू डायमेंशनल इसकी पिक्चर है ना, 3 डायमेंशनल पिक्चर इसकी अगर आप देंगे तो वो एक फुटबॉल की तरह होगी। मतलब स्फेयर एक फुटबॉल की तरह होता है। ठीक है, जो फुटबॉल की शेप है वो हमारे पास स्फेयर होती है। फुटबॉल तो अगर आप बनाएं तो वो सामने भी आएगा और पीछे भी जाएगा इस तरह, मतलब गोल सरफेस उसकी। ठीक है, अच्छा, हमने जो ये इक्वेशन निकाली थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो फ्लैट सरफेस के लिए थी। ठीक है ना, पिछले लेक्चर में हम देखते रहे थे एग्जाम्पल में भी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में ये फ्लैट सरफेस रखते थे। यानी कि पिछले जो हमने टॉपिक पढ़ा था, हमारे पास अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी तो इसमें हमने रास्ते में एक फ्लैट सरफेस रखी थी, सीधी सरफेस रखी थी। अब ये हमारे पास कर्व सरफेस है, स्फेरिकल कर्व सरफेस। अब देखिए फुटबॉल जो है वो फ्लैट तो नहीं होता ना कहीं से भी। ठीक है ना, वो कर्व होता रहता है हर जगह पे। जैसे ज़मीन हमारी गोल है, हर जगह पे वो चेंज होती रहती है। ठीक है जी, समझ आ गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो इक्वेशन है ये तो फ्लैट सरफेस के लिए है, तो कर्व सरफेस का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, एक सरफेस हिस्सा ये हो जाएगा, दूसरा, देन तीसरा, एंड सो ऑन करते करते बहुत सारे सरफेस हम निकाल लेंगे। तो इसको n छोटे स्मॉल सरफेसेस में डिवाइड करेंगे। इसको हम n स्मॉल सरफेसेस के अंदर क्या कर लेंगे, डिवाइड। ठीक है जी, और इसका एरिया हम कह देंगे जी ये है जी डेल्टा A1। ठीक है, इसको कह देंगे डेल्टा A2, डेल्टा A3। ठीक है जी, और ये हमारे पास जो है इसको हम कह देंगे, इसका एरिया क्या है, डेल्टा AN। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस पॉइंट पे होगी, ठीक है जी, वो होगी, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी कहाँ से, कोई चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी होगी ना। हम जो चार्ज है उसको हम रख लेते हैं सेंटर के ऊपर। कहाँ पे जी, सेंटर के ऊपर। हमने उस स्फीयर के सेंटर पे हमने क्या रख लिया, चार्ज। ठीक है ना, प्लस चार्ज हमने रख लिया, क्योंकि प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आउटवर्ड जा रही होती हैं, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आउटवर्ड जा रही होंगी चारों तरफ। ठीक है जी, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं एक की डायरेक्शन भी आउटवर्ड हो जाएगी। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी जो है वो आउटवर्ड ही। मतलब आप ये समझ लें कि अगर हमारे पास बॉल इस तरह पड़ा है, हमने यहाँ पे एक सरफेस ली है A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उस तरफ जा रही होगी और वेक्टर एरिया भी उसी तरफ जा रहा है। ठीक है ना, और इसी बॉल में अगर हम इस तरफ को कंसिडर करें, ये वाली साइड, ठीक है जी, इस तरफ को कंसिडर करें, तो यहाँ पे जो एरिया होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस तरफ जा रही होंगी और वेक्टर एरिया भी उसी तरफ जा रहा होगा। आगे समझ कि नहीं आगे? ठीक है ना, मतलब ये 2 डायमेंशनल पिक्चर, अगर आप इसको 3 डायमेंशनल कंसिडर कर लें। ठीक हो गया जी, समझ आ गई। तो हमने एक चार्ज Q प्लेस किया इसके सेंटर पे
और हमने इस सरफेस को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वो क्यों डिवाइड किया है? वो इसलिए डिवाइड किया है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन थी वो फ्लैट सरफेस की थी और हमारे पास ये स्फेयर था, ये कर्व सरफेस थी, ठीक है ना। और ये हिस्से छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे हों कि आपका एक हिस्सा फ्लैट कंसिडर हो। मतलब फुटबॉल के ऊपर आप छोटे छोटे हिस्से बना लेना बहुत सारे, तो एक छोटा सा हिस्सा लेंगे तो आपको सीधा ही नज़र आ रहा होगा, सीधा ही नज़र आ रहा होगा ना, वो कर्व तो नहीं होगा। चाहे आप कर्व हिस्से के ऊपर भी आप ले लें, ठीक है ना, तो वो सीधा हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा हिस्सा आपने कंसिडर किया तो वो क्या हो जाएगा, सीधा ही हो जाएगा। जैसे आप ज़मीन बहुत बड़ी है ना, गोल है, आपको ये ज़मीन गोल नज़र आती है, यहाँ पे हम खड़े हैं, ये गोल नज़र आती है, ये तो सीधी नज़र आती है ना, क्योंकि हम बहुत छोटे से हिस्से पे खड़े हैं इसके, आगे समझ, तो हमें सीधा नज़र मतलब फुटबॉल के ऊपर या स्फेयर के ऊपर भी आपने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है कि हर हिस्सा इतना छोटा हो जाए कि वो फ्लैट हो जाए, वो सीधा कंसिडर हो जाए, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इन तमाम हिस्सों के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे और आखिर में उन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें हमारे पास जो A1 पे, A1 एरिया जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है जी, E1 कितनी है जी, E1। A2 एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, E2। इस पे E3 एंड सो ऑन करते करते कितना आ जाएगा, En आ जाएगा। ठीक हो गया। We divide the surface, divide the spherical surface into n small steps so that each step is considered as flat surface। ठीक है जी। पहले तो हमने क्या किया था, n स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड किया ताकि हर स्टेप जो है हमारे पास क्या हो जाए, फ्लैट सरफेस हो जाए, ठीक है ना। नाउ A1, A2 and so on An are the areas of these small surfaces and E1, ये वेक्टर एरिया सॉरी ले लें, आर द वेक्टर एरियाज, आपने वेक्टर एरियाज ले लें, ठीक है जी, वेक्टर एरियाज एंड E1, E2 एंड सो ऑन En are the values of electric field intensity, electric field intensities of these areas respectively। ठीक हो गया। A1 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है जी, E1, ठीक है ना। A2 की कितनी है, E2 और सो ऑन करते करते An जो एरिया है, लास्ट जो एरिया है, ठीक है ना, ये हमारे पास En है। n जो है कोई भी नंबर है, मतलब 1000 पार्ट्स की हैं तो 1000 आ जाएगा n, ठीक है ना, और मिलियंस की हैं तो मिलियंस आ जाएगा, कोई भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं जी, हम बारी बारी इन सब सरफेसेस के ऊपर फ्लक्स जो है वो नोट करते हैं। तो ये हमारे पास फ्लक्स क्या आ जाएगा जी, फ्लक्स थ्रू A1, मतलब एरिया 1 जो है इसके थ्रू फ्लक्स कितना आएगा, फ्लैट सरफेस है ना, तो फार्मूला हमारे पास क्या है जी, फाई E1 इज इक्वल टू E1 डॉट डेल्टा A1, यहाँ डेल्टा आप लिख लें।
अच्छा, इनको आप डेल्टा ले लीजिए यहाँ पे, डेल्टा A1, डेल्टा A2 एंड डेल्टा AN, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, फाई E1 इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1 कॉज ऑफ थीटा, यही आता था ना, EA कॉस थीटा आता था, तो यहाँ पे E1 डेल्टा A1 कॉस ऑफ थीटा। अब देखें यही बात समझने की है, आप ये समझ लें कि प्लस चार्ज दरमियान में, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपकी तरफ आ रही है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी ना, आपकी तरफ, बिल्कुल ठीक है ना। और ये जो एरिया है इसका मुंह भी आपकी तरफ है, मतलब फुटबॉल इस तरह पड़ा है ना, गोल सा, ठीक है ना। चार्ज यहाँ से यहाँ पे दरमियान में चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड मूव कर रही है ना, जो लाइन आपकी तरफ आ रही है वो किधर, बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है जी। और जो एरिया है वो यहाँ पे सामने है आपके, बिल्कुल उसका वेक्टर एरिया भी जो नॉर्मल उसके ऊपर हम लेंगे, एरिया के ऊपर जो नॉर्मल लेंगे वो भी तो आपकी तरफ आ रहा होगा ना, तो दोनों एक डायरेक्शन में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब देखें आप ये समझ लें कि आपके ऊपर, आपके पास फुटबॉल था ना, आपने ये छोटा सा एरिया ले लिया उसके ऊपर, ये छोटा सा एरिया है, ठीक है ना, फुटबॉल के ऊपर ये वाला जो एरिया है ये आप ये कंसिडर कर लें, ठीक है ना, समझ आ गई। अब समझ लें कि सेंटर यहाँ पे है बॉल का सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पर, और आपकी सरफेस यहाँ पर है, चार्ज यहाँ पे पड़ा है, ठीक है ना। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपकी तरफ आ रही है ना, क्योंकि प्लस चार्ज है। ये आप इसके सामने ये वाला एरिया आ गया, इसका जो वेक्टर एरिया होगा उसका नॉर्मल भी तो आपकी तरफ होगा ना, ऐसा ही होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है ना, और एरिया भी, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी क्या है, आप ही की तरफ है। दोनों एक डायरेक्शन में हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना, तो इसका मतलब है कि दोनों पैरेलल हो गए, दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो, तो थीटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो फाई E1 डेल्टा A1 कॉज ऑफ 0 डिग्री, कितना जी, कॉज ऑफ 0 डिग्री, ठीक है जी। इसमें आप देख लें फाई E1 इज इक्वल टू E1 कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है ना, कितना होता है 1, तो फाई E1 कितना आ जाएगा, E1 डेल्टा A1, ठीक है ना। इस तरह जब आप निकालते हैं सरफेस 2 के लिए, सिमिलरली सरफेस 2 के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, ये सारा प्रोसीजर करने के बाद सरफेस 2 के लिए। अब देखें आपके पास जो दूसरी सरफेस है, ठीक है ना, वो हम ले लेते हैं कि इस तरफ है, तो चार्ज की जो डायरेक्शन है, चार्ज अगर दरमियान में पड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है, समझ आ गई। और इसका वेक्टर एरिया भी किधर है, बाहर की तरफ ही जाएगा ना, दोनों एक डायरेक्शन में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, तो उसमें भी कॉज ऑफ 0 ही आ जाएगा आपके पास। इस तरह जब हम इसका फाइंड कर रहे होंगे तो कॉज ऑफ 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो फाई E2 हमारे पास भी क्या आ जाएगा, E2 डेल्टा A2, ठीक है ना। इस तरह थर्ड सरफेस आप ऊपर ले लेते हैं, ऊपर वहाँ से चार्ज जा रहा है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जा रही है बाहर की तरफ, वो अपवर्ड उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और जो वेक्टर एरिया है उसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड, दोनों एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, मतलब तमाम एरियाज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो है वो एक ही तरफ होगी, ठीक है ना। तो फाई E3 भी आपके पास क्या आ जाएगा, E3 डेल्टा A3 एंड सो ऑन करते 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 जब हम चलते रहेंगे सबका निकालते चलते चलते हम आएंगे डेल्टा आखिरी वाले पे, तो वहाँ पे आ जाएगा फाई EN इज इक्वल टू EN डेल्टा AN, ये आ जाएगा ना। अब टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स के लिए हम इन सबको ऐड कर देंगे, हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नाउ टोटल फ्लक्स, नाउ टोटल फ्लक्स फाई E कह देंगे, टोटल को क्या कह देंगे, फाई E, वो आ जाएगा फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3 एंड सो ऑन करते करते हमारे पास आएगा फाई EN, ठीक हो गया जी। हम इनकी अब वैल्यूज पुट कर लेंगे जी। फाई E1 की वैल्यू कितनी थी, E1 डॉट डेल्टा
A1, कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू, ये जो हमारे पास आई थी, ठीक है ना। डॉट तो खैर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया था ना, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट को। दूसरी आ जाएगी E2 डेल्टा A2 और सो ऑन, सॉरी थ्री भी पुट कर लेते हैं, E3 डेल्टा A3, ठीक हो गया। और सो ऑन करते करते EN डॉट डेल्टा AN। अच्छा, इसमें हमने एक मिस्टेक की है थोड़ी सी, ये दोनों, अच्छा ठीक है, नहीं मिस्टेक की, ठीक है, बाद में हमने इनकी डायरेक्शन ले ली थी, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखें जी, अब जो मेन काम है हमारा, एक स्टेप और समझने वाला है, उसको नोट करें सिर्फ आप। देखें, फुटबॉल तो चारों तरफ से सेम होता है ना, सेम होता है कि नहीं होता? यानी कि इस सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला रेडियस है ना, तो इस सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला क्या आ जाएगा? वो भी तो रेडियस ही आएगा ना, समझ आ गई। और इस सेंटर से, और ये तमाम सरफेसेस जो आपने ली हैं वो फुटबॉल की सरफेस के ऊपर ली हुई हैं, फुटबॉल के अंदर कोई नहीं ली हुई। जैसे हम सारे जो ज़मीन के ऊपर खड़े हैं, ज़मीन की सरफेस के ऊपर खड़े हैं ना, ज़मीन के अंदर तो किसी जगह पे नहीं खड़े हुए ना, नहीं खड़े हुए ना। तो ये जो सरफेस भी हम ले रहे हैं, आप ये समझ लें, यहाँ फुटबॉल है आपका, ये आप इसको देख लें, ये जो आपका फुटबॉल है, सरफेसेस आपने यहाँ पे ली हुई है ना, ये जो अंदर हमने सरफेस बनाई है, ये वो वाला हिस्सा है जो आपकी तरफ है, उसकी भी सरफेस के ऊपर ये सरफेस हमने ली हुई है, समझ आ गई। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का भी फासला R है, यहाँ से यहाँ तक का भी फासला R, तमाम एरियाज तक का फासला क्या है? R ही है। R कैसे है? क्योंकि ये सरफेसेस हमने फुटबॉल सरफेस स्फेयर की सरफेस पे ली हुई है, अंदर नहीं ली हुई। आ रही समझ के नहीं आ रही? ठीक है ना। यानी कि ये तो रेडियस हमने ले लिया एक, ये वाला भी R ही के बराबर है, क्योंकि ये वाला हिस्सा फुटबॉल के इस तरफ है, या आपके पास जो स्फेयर है ना उसके इस तरफ है, यानी कि जो आपकी तरफ साइड आ रही है उस तरफ है। ठीक हो गया ना? आगे समझ के नहीं आ गई? ठीक है। तो इन तमाम हिस्सों से जो फासला है ना चार्ज का, वो R ही के बराबर है। किसके बराबर है? R के। अब देखें, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक इक्वेशन पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में, वो क्या थी? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, यही थी ना, वेक्टर स्केलर फॉर्म है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है इसकी, यही थी। ठीक है। आप देखें E जो है वो R पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब देखें, क्योंकि इस चार्ज का इन तमाम पॉइंट से फासला एक ही है, वो किसके बराबर है? R के। किसके बराबर है? मतलब ये तमाम जो एरियाज हैं वो चार्ज से एक ही फासले पे पड़ेंगे, एक ही फासले पे पड़े हैं ना, तो इसका मतलब है इन तमाम एरियाज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एक ही है। क्या है? एक ही। क्यों एक ही है? क्योंकि देखें यहाँ पे R सेम है, सबका फासला सबका सेम है, किसी का ज़्यादा या कम नहीं है, सबका जब फासला सेम है चार्ज से, ठीक है ना, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या है? सेम है। समझ आ गई इस बात की? ठीक हो गया। तो ये पॉइंट बस समझने वाला था कि ये तमाम जो E1, E2, E3 हमने ली है ना, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इस चार्ज जो सेंटर में पड़ा है, यहाँ से सरफेस के ऊपर पड़े हुए तमाम एरियाज का फासला एक ही है। जैसे आप बॉल कंसिडर कर लें ना, बॉल, उसके सेंटर में आप चार्ज रख लें, तो आप देखें बॉल की जो सरफेस होती है वो तमाम सरफेसेस सेंटर से बराबर फासले पे होती हैं, बराबर फासले पे होती है ना, इसलिए इन तमाम E1, E2, E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक ही। ये सब आपस में बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? यानी कि E1 इक्वल आ जाएगी E2 के बराबर आ जाएगी, E3 के एंड सो ऑन करते करते बराबर आ जाएगी En के। आगे समझ के नहीं आ गई? तो इन सब को हम एक ही नाम दे देंगे E का, बजाय इस करके हम सब का अलग अलग नाम रखें, E1, E2, E3, हम सब इनको सबको एक ही नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? फाई E इज इक्वल टू E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 प्लस सो ऑन E डेल्टा AN।
ठीक है जी। E3 भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वो सो ऑन के अंदर आ गई है। यहाँ पे मैंने E3 लिखी है ना, लेकिन वहाँ पे नहीं लिखी, वो सो ऑन के अंदर आ गई है। ठीक है ना, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप क्या करें जी, अब देखें इन सब में E कॉमन आ रहा है ना, E क्या आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं जी। E को हम कॉमन ले लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस सो ऑन प्लस डेल्टा AN। ठीक हो गया जी। अब डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन, ये क्या है, ये छोटे छोटे एरिया हैं, छोटे छोटे है ना, मतलब ये छोटे छोटे एरिया सारे प्लस हो रहे हैं। जब ये छोटे छोटे, ये जो हमने छोटे छोटे एरिया लिए हैं ना, ये पूरी बॉडी के ऊपर लिए हैं, पूरे स्फेयर के ऊपर लिए हैं। ठीक है ना, जब इन छोटे छोटे एरिया को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास इस पूरी स्फेयर का एरिया आ जाएगा ना, या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। इसका मतलब है हम इन छोटे छोटे एरिया को जब प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, इस पूरे स्फेयर का एरिया, और उसको हम क्या देते हैं जी, वो एरिया किसके बराबर है, A के बराबर है। किसके बराबर है, A के। लेकिन A तो हमने तब कंसिडर किया था जब हमारे पास ये फ्लैट सरफेस थी। क्या थी, फ्लैट सरफेस। अब ये स्फेयर है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, स्फेयर। तो स्फेयर का एरिया होता है हमारे पास किसके बराबर, 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हमने r लिया था ना, तो r स्क्वायर आ जाएगा। आगे समझ के नहीं आ गई, तो स्फेयर का यानी कि ये जो हमारे पास तमाम छोटे छोटे एरिया प्लस हो रहे हैं, ये प्लस होकर हमें एरिया ऑफ स्फेयर देंगे। क्या देंगे, एरिया ऑफ स्फेयर, एरिया ऑफ स्फेयर। आगे समझ यहाँ तक आपको ठीक हो गया। अब एरिया ऑफ स्फेयर क्या होते हैं जी हमारे पास, E इंटू एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है ना, अगर रेडियस r हो स्फेयर का तो ठीक है, अगर यहाँ कैपिटल R लेते तो यहाँ पे कैपिटल R आ जाता है। ठीक है, अब देखें E की वैल्यू, E की हमने पिछले टॉपिक्स में इक्वेशन निकाली थी ना, वो क्या निकाली थी, अभी लिखी भी थी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ होता है Q ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या होता है, जिस पॉइंट पर आप डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल रहे हैं वो उसका उस चार्ज से डिस्टेंस, तो यहाँ पे वो चार्ज डिस्टेंस कितना है, r है ना, समझ आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, r का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, r का स्क्वायर। ये E की वैल्यू इसमें 1 में पुट करा देंगे, पुट इन 1, पुट इन, तो फाई E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर ली, साथ आ जाएगा Q ओवर R स्क्वायर। यहाँ तक तो अभी हमने E की वैल्यू पुट की है, अब आगे क्या है ब्रैकेट के अंदर 4 पाई R स्क्वायर, तो लिखते हैं जी 4 पाई R स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप देखिए कैंसिलेशन हो जाएगी कि 4 पाई से कट जाएगा, R स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पाई E क्या आ जाएगा, Q1 जा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, आगे जी। अच्छा, हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग का चार्ज। ठीक है ना। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको अगर और मॉडिफाई करें, थोड़ा सा इस फिगर को मैं मिटा के दूसरी फिगर बना लेता हूँ। ठीक है ना, ये हमारे पास वही स्फेयर है जो हमने बनाया था, लेकिन थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक है ना, इसके यहाँ पे चार्ज पड़ा है। ठीक है, अब देखें चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ जाएगी ना इसकी, है ना, बाहर की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, जिस तरफ भी आप बनाएंगे वो आउटवर्ड जा रही होगी। ठीक हो गया। अब इसी चार्ज को हम किसी सरफेस में बंद कर देते हैं। हम सरफेस ऐसी बना लेते हैं कुछ इस शेप की जी, हमने एक सरफेस बना ली, एक और स्क्वायर गियर इस शेप की हमने सरफेस बना ली। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। तो देखें ये एरिया जो यहाँ पर है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से गुजर रही हैं
उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाके यहाँ से भी तो गुजरेंगी ना, मतलब जितना फ्लक्स यहाँ पे उतना ही फ्लक्स यहाँ पे होगा ना। यहाँ पे अगर हम इन लाइंस को क्लोज ड्रा कर लें इस तरह, समझ आ गई, क्योंकि हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रा कर सकते हैं ना, ठीक है। तो जितनी लाइंस इससे गुजर रही हैं सरफेस से, इतनी इससे भी गुजरेंगी ना, ठीक हो गया। और जितनी लाइंस, अगर हम यही सरफेस का एरिया एक एरिया यहाँ पे बना लें, जितनी लाइंस यहाँ से गुजर रही हैं, अब ये तो दोनों चलो साथ साथ हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे एक सरफेस ले ली हमने, ठीक है ना। तो यहाँ से जितनी लाइनें गुजर रही हैं, वो इधर जो इसके सीध में एक और एरिया होगा क्लोज सरफेस जो हमने बाहर बनाई है, उसके जो ऊपर जो एरिया मौजूद है वहाँ पे भी तो उतना ही फ्लक्स होगा जितना ये अंदर स्फेरिकल सरफेस के ऊपर है। समझ आ रही कि नहीं? एक स्फेरिकल सरफेस एक हमने बाहर बना दी, स्फेयर को बंद कर दिया, ठीक है ना। तो अंदर वाली एरिया से जितनी लाइनें गुजर रही हैं, जितना फ्लक्स पास कर रहा है, उतना ही फ्लक्स जो है वो बाहर वाली सरफेस से भी करेगा ना। समझ आ गई? इसका मतलब हो गया कि चाहे हम जो मर्जी शेप ले लें, जो मर्जी शेप ले लें, हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू में चेंज नहीं आती, हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू में चेंज नहीं आती। देखें, यहाँ तो हमने स्फेरिकल शेप ली थी ना, ठीक है, और यहाँ हमने कोई और शेप ले ली है, समझ आ गई, जो कि इर्रेगुलर सी शेप है। तो हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आ रही, जितनी लाइन यहाँ से गुजर रही थी उतनी लाइन यहाँ से गुजर रही है ना। तो आप देखें आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आई है फाइनल, इसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि ज्योमेट्री ऑफ शेप पे जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं कर रहा, ज्योमेट्री ऑफ शेप पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं कर रहा। वो किस पे कर रहा है? इक्वेशन में दो चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन सी? एक जी हमारे पास आ रहा है चार्ज, एक क्या आ रहा है? चार्ज। कौन सा चार्ज? जो कि यहाँ सेंटर पर रखा था हमने, वो वाला। और दूसरा क्या है जी? मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है जी? मीडियम। कि हमने किस मीडियम में चार्ज को रखा है, किस मीडियम में चार्ज को रखा है। मीडियम आया हमने फ्री स्पेस में रखा है, या हमने वाटर में रखा है, या हमने ट्रांसफार्मर ऑयल में रखा है, या एयर में रखा है, कहाँ पे हमने चार्ज को रखा है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन चार्ज एंड मीडियम एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द शेप। आगे समझ के नहीं? ये रिजल्ट जो है हमने इस इक्वेशन से निकाला है, ठीक है ना। डिपेंड किस पे कर रहा है जी? डिपेंड ऑन चार्ज एंड मीडियम, ठीक है ना। डिपेंड किस पे नहीं कर रहा? डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ क्लोज सरफेस, शेप ऑफ क्लोज्ड सरफेस। यानी कि आपकी जो शेप है उस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि चार्ज और मीडियम पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है। आगे समझ के नहीं? कोई क्वेश्चन पूछना है आपने इसमें? ठीक हो गया जी, चलो।